तो भारत की जो इंटरनल सिक्योरिटी है ना, वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पजल की तरह है। एक तरफ है कई तरह के खतरे और दूसरी तरफ है उन खतरों से बचाने वाली एक मजबूत ढाल। आज हम इसी खतरे और ढाल की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, एक एक करके। एक तारीख जो शायद ही कोई भारतीय भूल सकता है, मुंबई, 26 नवंबर 2008। उस दिन शहर पर एक ऐसा हमला हुआ जिसने पूरे देश को, हम सबको हिलाकर रख दिया। और यहीं पर यह सवाल उठता है कि आखिर कैसे सिर्फ एक घटना, सिर्फ एक हमला किसी देश के पूरे सिक्योरिटी सिस्टम की नींव को हिला सकता है। 26/11 के हमलों ने वाकई में भारत को मजबूर कर दिया कि वो अपनी सुरक्षा नीतियों को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। हम भारत की सिक्योरिटी चैलेंजेस को देखेंगे, फिर सीमाओं की रक्षा, देश के अंदर की लड़ाई, एक अदृश्य युद्ध, हमारी एलीट फोर्सेस और आखिर में भविष्य में किस तरह के खतरे हो सकते हैं उसे भी समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले खंड से, भारत की सुरक्षा चुनौतियां। देखिए, ये एक ऐसा लैंडस्केप है जहां खतरे, मतलब जो थ्रेट्स हैं, वो लगातार अपना रूप बदल रहे हैं और इवॉल्व हो रहे हैं। आज के आतंकवाद का एक सबसे डरावना पहलू है स्लीपर सेल। जरा सोचिए, ये वो लोग हैं जो हमारे आपके बीच एक बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रहे होते हैं और बस एक कमांड, एक इशारे का इंतजार करते हैं, और जब तक वो आदेश नहीं आता वो पूरी तरह से इनविजिबल रहते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हमारी डिफेंस की पहली लाइन की। हमारी सरहदें, हमारे बॉर्डर्स, किसी भी देश की सुरक्षा असल में वहीं से शुरू होती है। और इस पहली लाइन के जो प्रहरी हैं वो हैं सीमा सुरक्षा बल, यानी BSF। 1965 से ये फोर्स भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश जैसी सबसे सेंसिटिव बॉर्डर्स पर घुसपैठ और तस्करी जैसी हर चुनौती का सामना कर रही है। लेकिन बात सिर्फ जमीन की नहीं है, हमारी समुद्री सीमाएं भी उतनी ही जरूरी हैं। और यहीं पर भारत की ब्लू वाटर नेवी की सोच काम आती है। इसका मतलब ये है कि हमारी नेवी सिर्फ अपने तटों की रक्षा नहीं करेगी, बल्कि पूरे हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बनाए रखेगी, ताकि 26/11 जैसा कोई हमला समुद्र के रास्ते से दोबारा कभी न हो सके। तो सीमाओं से अब आते हैं देश के अंदर की चुनौतियों पर। हमारा तीसरा खंड, आंतरिक लड़ाई। ये वो लड़ाई है जहां खतरा बाहर से नहीं बल्कि देश के अंदर से ही पनपता है। इसमें सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है नक्सलवाद, जिसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी कहते हैं। ये एक ऐसा संघर्ष है जो खास तौर पर मध्य और पूर्वी भारत के एक बहुत बड़े इलाके को प्रभावित करता है, जिसे अक्सर रेड कॉरिडोर भी कहा जाता है। इसमें छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा जैसे कई राज्य आते हैं। तो इस खतरे के सामने हमारी ढाल क्या है? वो है कोबरा कमांडो। ये CRPF की एक स्पेशल यूनिट है, जिन्हें घने जंगलों में गुरिल्ला युद्ध लड़ने की खास ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब उन्हें खास तौर पर नक्सल विरोधी अभियानों के लिए ही तैयार किया गया है। चलिए, अब हम एक ऐसे वॉर जोन में चलते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता। खंड 4, अदृश्य युद्ध। यहाँ लड़ाई जमीन पर गोलियों से नहीं बल्कि फाइनेंस और इंटरनेट की दुनिया में लड़ी जाती है। देखिए, आतंकवाद की जो जड़ है वो है पैसा, और ये पैसा गैर कानूनी तरीकों से भेजा जाता है, जिसमें हवाला एक बहुत बड़ा जरिया है। ये एक तरह का इनफॉर्मल मनी ट्रांसफर सिस्टम है, जिसमें करोड़ों का लेन देन बिना किसी बैंकिंग रिकॉर्ड के हो जाता है, और इसी वजह से आतंकवादियों तक फंडिंग पहुंचाना आसान हो जाता है। तो इस अदृश्य खतरे से निपटने के लिए एक कानूनी ढाल भी है, और वो है धन शोधन निवारण अधिनियम, यानी PMLA। 2002 में बना ये कानून मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि भारत का सिक्योरिटी फ्रेमवर्क वक्त के साथ कैसे इवॉल्व हुआ है। 1887 में इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना हुई, फिर 1968 में रॉ बना, और फिर 2008 में 26/11 हमले के ठीक बाद NIA का गठन हुआ। हर कदम एक नए खतरे की प्रतिक्रिया थी, और 2013 में साइबर सुरक्षा नीति का आना ये बताता है कि अब बैटलफील्ड डिजिटल हो चुका है। चलिए, अब उन स्पेशल फोर्सेस की बात करते हैं जो इन खतरों से फेस टू फेस निपटते हैं। खंड 5, विशिष्ट आतंकवाद रोधी बल। इनमें सबसे पहले नाम आता है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, यानी NIA का। जैसा कि मैंने बताया, इसका गठन सीधे सीधे 26/11 मुंबई हमलों के जवाब में किया गया था। ये एक सेंट्रल एजेंसी है जिसे आतंकवाद से जुड़े किसी भी मामले की जांच करने का खास अधिकार है, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो। अच्छा, इंटेलिजेंस की दुनिया में दो बहुत बड़े नाम हैं,
आईबी और रॉ। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए। आईबी का काम है देश के अंदर की सुरक्षा पर नजर रखना, मतलब इंटरनल इंटेलिजेंस, जबकि रॉ का काम है देश के बाहर से खुफिया जानकारी जुटाना, मतलब एक्सटर्नल इंटेलिजेंस। और जब बात आती है डायरेक्ट एक्शन की, तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी का नाम सबसे पहले आता है। इनकी काली वर्दी की वजह से इन्हें ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। हॉस्टेज रेस्क्यू मिशंस हों या बड़े आतंकवादी हमले, उनसे निपटने के लिए ये देश की सबसे एलीट यूनिट है। लेकिन जैसा हमने कहा, खतरे हमेशा बदलते रहते हैं। तो अब जरा भविष्य पर नजर डालते हैं कि आने वाले समय में आतंकवाद का चेहरा कैसा हो सकता है। भविष्य के खतरों में से एक है लोन वुल्फ आतंकवाद। इसमें क्या होता है कि कोई एक अकेला इंसान बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन के सीधे हुक्म के खुद ही रेडिकलाइज होकर हमला कर देता है। और क्योंकि ये किसी से जुड़ा नहीं होता, ऐसे हमलावर का पता लगाना बहुत बहुत मुश्किल होता है। एक और नई टैक्टिक है स्वॉर्म अटैक। इसमें दुश्मन एक साथ कई दिशाओं से, कई तरीकों से हमला करता है, जैसे ड्रोन का झुंड या फिर भीड़ का इस्तेमाल या एक साथ कई साइबर हमले। इसका मकसद होता है सिक्योरिटी फोर्सेस को कंफ्यूज करना और उनके रिसोर्सेज को बिखेर देना। लेकिन इन सब में सबसे खतरनाक क्या हो सकता है? स्रोत सामग्री एक बहुत ही गंभीर नतीजे पर पहुंचती है, जैविक आतंकवाद यानी बायोलॉजिकल टेररिज्म। सोचिए, एक अदृश्य वायरस या बैक्टीरिया को हथियार की तरह इस्तेमाल करना, ये इतने बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है कि जब खतरे इतने इनविजिबल और अनप्रिडिक्टेबल होते जा रहे हैं, तो किसी भी देश की ढाल यानी उसके सिक्योरिटी सिस्टम को खुद को कैसे बदलना होगा, कैसे इवॉल्व होना होगा। और इसी सवाल का जवाब हमारी आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा तय करेगा।